लोकतंत्र में हर वोट के पीछे एक भरोसा होता है कि चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं और जो वोट आपने दिए वो गिना भी जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या लोगों का ये भरोसा डगमगा गया है? इंडियन एक्सप्रेस में पहले राहुल गांधी का एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए। फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब दिया और इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया, न किसी प्रेस रिलीज में, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक एनोनिमस कोर्ट के जरिए, एक एजेंसी के थ्रू, न नाम न दस्तखत। और असली सवाल ये है कि क्या फडणवीस को इलेक्शन कमीशन के स्पोक पर्सन की तरह बोलना चाहिए था? जब कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने इसी से जवाब मांगा तो जवाब देने बीजेपी के लीडर क्यों आ गए? क्या ये खुद में सबूत नहीं है कि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के बीच कोई अनसेट अंडरस्टैंडिंग, जिसे मुंबई की भाषा में सेटिंग कहते हैं, वो चल रही है? देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आर्टिकल के जवाब देने के नाम पर जो आर्टिकल लिखा उसमें आधा वक्त वो अर्बन नक्सल ढूंढने में लगा रहे थे और बाकी आधे में कांग्रेस के पुराने पापों का हिसाब बना रहे थे। पर जिनके ऊपर सवाल था, यानी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने आज तक एक भी पॉइंट का फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंटेड पब्लिक जवाब नहीं दिया। तो ये मैच फिक्सिंग एलिगेशन का जवाब कहां से आना चाहिए? राहुल गांधी से, फडणवीस से, या इलेक्शन कमीशन से? क्योंकि जो 5 सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे उनमें से किसी एक का जवाब भी ना तो ईसीआई ने दिया ना फडणवीस ने। आज बात इन्हीं 5 पॉइंट्स पर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। तो दर्शकों, पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कमेटी से सीजीआई को हटाकर गृह मंत्री को लाना। दर्शकों, राहुल गांधी का सवाल था कि आप अगर किसी न्यूट्रल एम्पायर को हटाकर होम मिनिस्टर को ला रहे हैं तो क्या आप मैच को फेयर बनाना चाहते हो या रिग्ड? फडणवीस ने कहा कि पहले 25 इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस ने ही डायरेक्ट अपॉइंट किए थे। फेयर पॉइंट, पर आपने जो सिस्टम बनाया क्या उससे न्यूट्रलिटी बढ़ी या और भी ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल आया? लीडर ऑफ अपोजिशन का एक वोट किसी होम मिनिस्टर के डिसीजन के सामने काफी होगा? और ये क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से था कि आपने इस नए सिस्टम को वेलकम क्यों किया? दूसरा पॉइंट, फेक वोटर्स और वोटर लिस्ट में 41 लाख का जंप सिर्फ 5 महीने में कैसे हुआ? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नए युवा वोटर्स आए, अच्छा है, पर राहुल गांधी ने तो डेटा के फॉर्मेट पर सवाल उठाया था कि वोटर लिस्ट ओपन कंसोलिडेटेड मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दी गई ताकि पब्लिक क्रॉस वेरीफाई कर सके। इसमें उन्होंने ये भी बोला था कि फोटो भी रिलीज किया जाए वोटर लिस्ट के साथ साथ हर एक व्यक्ति के। आप कहते हो 60 पेज लेटर कांग्रेस के एक वकील को दिया, तो वो लेटर पब्लिक क्यों नहीं किया गया? लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी एक शिकायत पत्र का जवाब नहीं है, एक पब्लिक प्रोग्रेस होती है। तीसरा पॉइंट, वोटर टर्नआउट में 7.83% का लास्ट आवर जंप। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 5 से 6 बजे के बीच तो वोट पड़ते हैं, पर सवाल यह है क्या कभी 8 से 9% का जंप आया हुआ है? और अगर हुआ भी था तो किस किस बूथ में कितने वोट पड़े और उसकी वीडियोग्राफी कहाँ है? राहुल ने तो बस ये कहा था कि अगर वोटिंग के बाद 1 घंटे का डेटा और वीडियो पब्लिक कर दिया जाए तो सारी अफवाहें खत्म हो जाएगी। तो क्या ईसीआई इतना भी नहीं कर सकता? अब चौथा पॉइंट, टारगेटेड बूथ में बोकस वोटिंग। 12,000 बूथ, 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राहुल गांधी का कहना है कि ये वही बूथ है जहां भाजपा लोकसभा में हारी थी और विधानसभा में जीती। ये कोइंसिडेंस है या इंजीनियरिंग? फडणवीस ने एग्जाम्पल दिया जहां ऑपोजिशन जीता, जहां टर्नआउट बढ़ा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे बूथ पर फेयर वोटिंग हुई। क्या ईसीआई के पास रॉ डेटा है? क्या उन्होंने एनालिसिस किया है? क्या वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है? जवाब नहीं है। अब 5वां पॉइंट, एविडेंस छुपाना। ईसीआई ने अब तक कंसोलिडेटेड वोटर लिस्ट पब्लिक नहीं की और ना ही बूथ वाइज वीडियोग्राफी प्रोवाइड की है। क्या इससे शक नहीं बढ़ता? और जब राहुल गांधी ने ये सब सवाल उठाए तो जवाब आया एएनआई की एनोनिमस कोर्ट में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ट्रांसपेरेंसी, ना अकाउंटेबिलिटी। और फिर देवेंद्र फडणवीस आए जिनकी पूरी आर्टिकल में 3 चीजें थी, राहुल गांधी की राइटिंग यानी लिखावट पर तंज, अर्बन नक्सल का भूत, डाटा को घुमाकर कंटेस्ट को बिना प्रस्तुत करना। जबकि एक प्रश्न ये भी है कि क्या फडणवीस को ईसीआई के स्पोक पर्सन की तरह बोलना चाहिए था? जब कांग्रेस और दूसरे दलों ने ईसीआई से सवाल किया तो जवाब भारतीय पार्टी जनता के लीडरों क्यों दे रहे हैं? क्या इस बात का सबूत नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर और रूलिंग पार्टी के बीच एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग, या मैंने जैसे कहा था कि सेटिंग तो नहीं हो रही है? अब यहां मैं अपनी आखिरी बात कहकर शो खत्म करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा।
तो बता दूं कि अब तक चुनाव प्रक्रिया पर उठते सवाल बिखरे हुए और टुकड़ों में होते थे। कोई तकनीकी बारीकियों की बात करता तो कोई हार जीत में उलझा रहता। नतीजों के बाद ज्यादातर पार्टियां अपने अपने परिणाम में मगन हो जाती थी। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने इसे एक संगठन कैंपेन की शक्ल दी है। इलेक्शन कमीशन, डेटा और बूथ लेवल वोटिंग जैसे मुद्दे आम जनता को अक्सर जटिल लगते हैं। ऊपर से ईवीएम को लेकर पहले से ही भ्रम बना हुआ है। मगर यहाँ बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने एक बार ईवीएम का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि फोटो सहित वोटर लिस्ट दो और बूथ वाइज सीसीटीवी फुटेज रिलीज करो। ये दो मांगे इतनी साफ सीधी और समझने लायक है कि आम जनता भी इससे जुड़ पा रही है। यही वजह है कि ये सवाल अब सिर्फ नेताओं या एक्टिविस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता भी ये पूछने लगी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इन सीधी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में 5 सीधे और सीरियस मुद्दे उठाए, लेकिन ईसीआई ने अपने जवाब में सीसीटीवी के बारे में कुछ नहीं कहा और इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि पिछली 5 महीने में वोटर लिस्ट में 41 लाख का असामान्य जंप कैसे आया। और जब ये बढ़ोतरी उन्हें इलाकों में दिखी गई जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारी थी लेकिन बाद में विधानसभा जीती, तो क्या बस ये एक संयोग था? ये सवाल रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन खुद मीडिया के सामने आकर जवाब नहीं देता। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा, लोग कहते रहेंगे कि मैच फिक्स हो चुका है। शुक्रिया दोस्तों। राहुल गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा अपने नाम से लिखा। चुनाव आयोग का जवाब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग का जवाब है। हमें नहीं मालूम वो हिरेन जोशी का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, किसका है, क्योंकि न ऊपर तो नाम है नहीं, न ऊपर नाम है, न नीचे साइन है। हमें नहीं मालूम किसने बना के भेजा वो। तो हम तो यही मान लेते हैं कि पीएमओ का जवाब है। तो जो संस्था अपने जवाब तक पे अपना साइन नहीं कर सकती, आप सोचिए उसकी विश्वसनीयता किस स्तर पे आ गई। अगर विश्वसनीयता होती तो खुलकर जवाब देते। और हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका प्रोविजनल वोटर टर्नआउट आप बताते हैं 58%, 58.73%, और फाइनल वोटर टर्नआउट आप 66% ले जाते हैं। तो ये 8% कहां से आए? हमने कहा वीडियोग्राफी जारी कीजिए।